हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे वन शॉट में। मैं कोशिश करूंगा विद इन 30 मिनट्स आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दूं और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो भी आपको अच्छे से बता दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट ए का थर्ड चैप्टर। पेपर में अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। 3 to 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 1 मार्कर एमसीक्यू एक या दो आपको पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का वन शॉट या आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट ना दो वर्ड से मिलके बना है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस तो पता है आपको, कैसी भी एंटिटी, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एनपीओ हो, कोई भी बिजनेस, ठीक है, या कोई भी संस्थान मान लो, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एनपीओ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, लेकिन उस एनपीओ के आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है ना, उसको, उस एनवायरमेंट को, उस सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट। ऑब्वियसली क्लास, अगर इंडिया में आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली ये इंडिया का जो पूरा का पूरा सराउंडिंग है, ये एरिया है, दैट एरिया, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरमेंट। और हमें सर अपने बारे में स्टडी करना चाहिए, हमें एनवायरमेंट के बारे में क्यों स्टडी करना है? अभी तक आप ये देख रहे थे, खुद के बारे में स्टडी करना है। हमारा प्रोडक्शन कैसा है, हमारा स्टॉक कैसा है, हमारी सेल्स कैसी है, हमारा क्वालिटी कैसा है, हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, सरकार कैसी है, लोग कैसे हैं, उनकी इनकम कैसी है, टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उनका कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या क्या लीगल टर्म्स है। भाई इंडिया के लीगल रूल्स अलग अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं, दुबई के अलग हैं। इंडिया के जो रूल्स हैं, अगर आप इंडिया में काम करते हो तो इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। दुबई में जाओगे तो उनके एक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक लाइन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको लॉ पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। दुबई में जाओगे, सड़क पे थूकोगे, चालान कटेगा। गाड़ी जो है वो क्लास रॉन्ग साइड लेके जाओगे, चालान कटेगा, और वो बहुत हैवी अमाउंट होगा। आप ये नहीं कह सकते यार मुझे तो पता नहीं था, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता था, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। नो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो जहां जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री का लॉ, नियम पालन, नियम को जो है वो पालन करना पड़ेगा। तो हमें अपने इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, और इसी इन्वायरमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे होगी? जब हम इस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, स्कैन करेंगे। ये वर्ड आपको पता होगा ना, स्कैनिंग, जैसे एंटीवायरस स्कैन करता है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है क्लास? इन्वायरमेंट को स्कैन करना ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। फटाफट देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स है, वो फोर्सेस है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो हमारे बिजनेस के बाहर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे कंट्रोल करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालेंगे। हमारे जो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। यानी कुल मिलाकर सिंपल भाषा में कह सकते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है जहां हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो एरिया जहां पे हमारा बिजनेस है, उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। स्कैनिंग क्या बता दिया मैंने क्लास आपको। इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट। क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों की इनकम कैसी है, दिवाली चल रहा है या ईद है, इन सब बातों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये इन्वायरमेंट को आपने स्कैन करोगे, देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं चेक करता हूं भाई सीबीएसई कैसा पैटर्न डाल रही है, कोई सीबीएसई का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, एग्जामिनेशन में कोई चेंज तो नहीं है, ये सब हम लोग चेक करते रहते हैं। एनआईआरएफ की रैंकिंग आई है, ड्यू में टॉप 3 कॉलेजेस, जो हंसराज है, हिंदू है, वो टॉप पे है, हंसराज भी जो है वो टॉप 3 के अंदर है। इसी तरीके से किरोड़ीमल कॉलेज है, एआरएसडी है। तो ये रैंकिंग अभी आई है एनआईआरएफ की 25 की। तो ये हमें पता होता है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं सीयूईटी के अंदर, उनको टॉप कॉलेज तक लेके जाते हैं। तो वो स्कैन करना, वो पता करना हमारा काम है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग कंडक्ट किया जाता है दो चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, आपके थ्रेट्स
और आपकी अपॉर्चुनिटी। मैं बताऊंगा डिटेल में जाके अभी। एनवायरमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर। अलग अलग फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ेगा या अलग अलग इंसानों का हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोविड हुआ तो जो कंपनी शर्ट बना रही थी, पैंट बना रही थी, वो कंपनी मास्क बनाने लगी, क्योंकि इन्वायरमेंट को उस टाइम मास्क की जरूरत थी, ना कि शर्ट और पैंट की। तो जब आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो ना, तो आपको SWOT का पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और थ्रेट क्या क्या है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट ना आपको क्या प्रोवाइड करता है, दो चीजें। पहला, अपॉर्चुनिटी। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे रेस में। व्हाट्सएप सबसे पहले जान गया कि भैया लोग आजकल के टाइम पे बात नहीं करेंगे, मैसेज से चिट चैट करेंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप लॉन्च हुआ, आज सबसे ज्यादा यूजर्स जो है वो व्हाट्सएप के हैं। उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट ना आपको कॉन्स्टेंट यानी रोकता भी है। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो पता चलेगा कौन कौन सी चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। कौन कौन सी चीजें मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे रोक सकती है, मेरे लिए बैरियर बन सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है और कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, वो कंडीशन है जो आपको ग्रो और एक्सपैंड करने में मदद करता है, जबकि कांस्टेंट वो थ्रेट है, वो वायरस है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट यानी कि रुकावट डालता है, बाधा डालता है। अब बात करेंगे फीचर्स की। एक बार सारे बच्चे रुक जाओ, ये वन शॉट है, लेकिन मेरा मेन पर्पस है तुम्हें डिटेल में पूरा चैप्टर आधे घंटे में 35 मिनट के अंदर करा देना, ताकि तुम इसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ तो अपने प्री बोर्ड में, अपने हाफ ईयरली में, फाइनल एग्जाम जहां भी जाओगे, इवन CUET में, तो आपको काम आएगा। तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, 5 मिनट लूंगा, ध्यान समझना, क्योंकि यहां से केस स्टडी बनता है और मैं बहुत जल्दी केस स्टडीज की भी सीरीज लेके आऊंगा, तो स्टे ट्यून। मैं अच्छे से सारा केस स्टडी कराऊंगा हर एक चैप्टर का। फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स के नेचर की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये 7 फीचर्स हैं। ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी, डायनामिक, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्स। एक एक पॉइंट ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहला है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो यार, हमारा जो बिजनेस है ना, वो बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट करता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं ना, वो बाहर की हैं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सरकार कैसी है, जैसे नियम कानून क्या है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है। अब इंडिया में रहते हो तो इंडिया में साड़ी की जितनी सेलिंग होगी, उतनी दिवाली के टाइम पे उतनी जाके चाइना में थोड़ी होगी। समझ रहे हो? तो आपके जितने भी फोर्सेस हैं, ऑल आर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है स्पेसिफिक, दूसरा है जनरल। जनरल फोर्सेस किसे कहते हैं? जनरल फोर्सेस मतलब जो सभी बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा, सिर्फ मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, जनरल सी बात है, सब पे लागू होगा। जैसे आपका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ध्यान रखना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें जो है ना, वो सभी जो है बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा, सभी बिजनेस पे डायरेक्टली क्लास इंपैक्ट डालेगा। हर एक कंपनी के ऊपर जो है वो इंपैक्ट आएगा। सरकार ने कोई कानून बदल दिया तो मेरी कंपनी नहीं, सबकी कंपनी पे। CBSE ने कोई अगर नया रूल लेके आ गया तो मैं ही नहीं, सारे टीचर्स जो भी अपने पढ़ा रहे हैं वो सबके सब चेंज करेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरल, सबके लिए है। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है? जो स्पेसिफिकली किसी बिजनेस पे इंपैक्ट डाले। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट डायरेक्टली and immediately in their day-to-day working. These include supplier, investors, customers और competitor. ध्यान रखना, supplier, investors, कस्टमर और कॉम्पिटिटर, ये हमारे, अगर हमारा कस्टमर हमसे रूठ गया तो हमारा सामान नहीं बिकेगा, पर दूसरे का तो बिकेगा। तो वो स्पेसिफिक है, वो सीधा हम पे नुकसान आएगा, हम पे इंपैक्ट आएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल हैं, बाहर से आते हैं, और बाहर से आने वाले दो फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस जो सब पे इंपैक्ट डालता है। सर इकोनॉमिकल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, मैं बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, ध्यान से सुनना। तीसरा है इंटर रिलेशन। ध्यान समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट की जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो,
टेक्नोलॉजिकल हो, 5 इन्वायरमेंट है, वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो, यानी आपका सोशल इन्वायरमेंट होगा, आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो फास्ट फूड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और अगर आप हेल्थ को अवेयर करते हो, आजकल पता है ना हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आजकल अगर आप हेल्थ केयर की तरफ बढ़ोगे तो देखो जिम, योगा, मेडिटेशन, इन चीजों के ऊपर लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर बच्चे आपने प्लान भी कर रखा हो 12th होते हुए बॉयज लोग, हम लोग जिम जाएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, ठीक है, रनिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो हेल्थ केयर की तरफ जब धीरे धीरे ध्यान बढ़ेगा ना, तो जिम ज्यादा खुलेंगी, योगा ज्यादा खुलेंगे। आजकल गर्ल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है योगा के अंदर, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी दे रही हैं, अपना करियर भी बना रही हैं। तो ऑयल फ्री फूड, रोस्टेड फूड, ये सब चीजें लोग फॉलो करेंगे, ऑर्गेनिक फूड फॉलो करेंगे, बीमारियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं। तो अब एक चीज का दूसरे पे जो इंपैक्ट आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं दोनों से वो जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड। ये दो एग्जांपल ध्यान रखना, क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन क्रिएट आता है। जब मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा ना, तो आपको इसके स्पेसिफिक केस कराऊंगा। अगला है अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट ना बहुत अनसर्टेन है, यानी कि कल को क्या चेंज होगा ये आपको नहीं पता है। अनिश्चितता बोलते हैं इसको, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वी डोंट नो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ द बिजनेस, कि भाई कल को क्या चेंज होगा एनवायरमेंट में, ये बड़ा मुश्किल है। एज एनवायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में, फैशन इंडस्ट्री के अंदर, है ना, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, तो हमें नहीं पता कल को क्या चेंज आने वाला है। देखो हर इंसान भविष्य जानना चाहता है, लेकिन वो इतना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अगला है डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट ना, देखो अनसर्टेनिटी कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, कि भाई क्या होने वाला है कल को हमें नहीं पता। ठीक है, कि हम पहले एडवांटेज ले लें, कि सबसे पहले हम लोग इस चीज को कर लें। अगर किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को पता होता कि भाई फ्यूचर में जाके कंपनी, जैसे अभी इथेनॉल 20 चल रहा है, E20 का पेट्रोल जो है वो चल रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियां जो है उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। तो अगर ये बात किसी को पहले पता होता कि फ्यूचर में ये होने वाला है, वो पहले से रेडी रहता। किसी को ये पता होता कि कोविड आने वाला है, तो वो पहले से मास्क, सिलेंडर, है ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रेडी करके रखता। सोचो कितना फायदा होता उसको कोविड में, जहां पे किसी के पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ होता। क्यों? उसने पहले से सामान बना के रख रखा होता। तो यही वाली बात है, जिन चीजों को, जिसको लोगों को पहले पता पड़ जाता है वो पहले एडवांटेज ले लेता है कि यार कल को ये चीज होने वाली है। लाइक मुझे पता पड़ जाए कि इस बार सीबीएसई का पेपर जो है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ये चीज मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए। सोचो मैं पूरे साल उसी की तैयारी कराऊंगा, जब न्यूज आएगा लोग तब चालू करेंगे, मैं पहले से चालू कर चुका हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यही चीज है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना बहुत अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कल को क्या चेंज होने वाला है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बदलता रहता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग, मतलब फ्लेक्सिबल है, कुछ भी हो सकता है कल को, कीप चेंजिंग, नॉट स्टैटिक, एक ही नहीं रहने वाला, रिजिड नहीं है, चेंज होता रहता है। इसीलिए क्लास आपको कंटिन्यू उसको मॉनिटर करना जरूरी है। कंटिन्यू मॉनिटर करो। दिवाली आने वाला है, तो दिवाली आने वाला है तो लोग उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, मिठाइयां ज्यादा बेचेंगे, चॉकलेट, डेकोरेटिव आइटम अभी से लोगों ने स्टॉक इकट्ठा करना चालू कर दिया होगा उसके लिए, राइट। अगला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ। अब ये जो चेंज आया है बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये चेंज हमारे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट डालेगा, हमें कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, इस चीज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट कि हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज, ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन। देखो स्कैन करना आसान है, लेकिन डिफिकल्ट टू नो हाउ चेंजेस विल इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। कई बार बहुत बड़ा बड़ा चेंज हमारे बिजनेस पे छोटा सा इंपैक्ट डालता है, और कई बार छोटा सा चेंज हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। तो ये जानना बड़ा मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। अगला है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट ना कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है। जैसे मैंने कहा था साड़ी की डिमांड दिवाली पे जो इंडिया में होगी, वो दिवाली पे यूएसए के अंदर नहीं होगी। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम, ध्यान रखना केस स्टडी के अंदर स्पेशली, जहां पे कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन आ जाए, समझ जाना भैया वो आपका कहीं ना कहीं रिलेटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए और यूके। सेम कंडीशन इन्वायरमेंट में हैव डिफरेंट इंपैक्ट ऑन द डिफरेंट एंटरप्राइज। तो एक ही चीज अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंपनी के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे व्हेन द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड, मैंने ये एग्जांपल दे दिया क्योंकि केस स्टडी में ही आ जाता है कि कस्टमर, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के हित के लिए काम करती है,
उनको लगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड है जिससे इंसान बीमार पड़ता है, तो उस सिचुएशन में कोल्ड ड्रिंक की सेल तो डाउन हो जाएगी, सारे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की सेल डाउन हो जाएगी, लेकिन जूस जो हो गया और डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर हो गया, प्योर वाटर, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जूस की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक बिजनेस के लिए ये चीज़ क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी, और दूसरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, थ्रेट। जब ये चीज़ आपको केस स्टडी के अंदर मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड थ्रेट फॉर अनदर बिजनेस, समझ जाना वो क्या है आपका, वो आपका आएगा रिलेटिविटी के अंदर। जिस भी केस स्टडी में ना सॉरी कंट्री स्टेट आ जाए ना अलग अलग, समझ जाना वो है। तो ये हो गया क्लास 7 के 7 पॉइंट जो कि थे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स अच्छे समझ आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने थोड़ा डीपली कराया। नाउ मूविंग टू इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, नजर रखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, देखो हो क्या रहा है, क्या नियम कानून बदल रहा है, कहाँ पे बाढ़ आया हो, आप न्यूज़ चेक करते रहते हो ना, तो पता है आपको क्लास पंजाब में कितनी बुरी हालत है, उससे पहले जेके के अंदर कितनी बुरी हालत थी, हिमाचल के अंदर अपने कितनी बुरी हालत थी। तो अब ये जो चीजें हो रही है, ये पता होना चाहिए, ये चीज आपके बिजनेस पे, ज्यादा बारिश हो रही है, अम्ब्रेला की सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पिछले साल ठंड बिल्कुल नहीं पड़ी, जब ठंड नहीं पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये हुआ क्या उस सिचुएशन के अंदर, जो गीजर है या जो फिर रूम हीटर्स है सॉरी, उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो पता होना चाहिए, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो उसका फायदा क्या होगा, बेनिफिट। ये सबसे पहला, ये आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सको और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सको। देखो फर्स्ट मूव, पहला मूव आप ले सको। ध्यान रखना, जब मारुति उद्योग भारत के अंदर आ रहा था तो नेरोलैक को लगा कि मारुति अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा, जब मारुति अपनी गाड़ियां ज्यादा बनाएगा तो गाड़ी में पेंट की जरूरत पड़ेगी। नेरोलैक ने बोला कि हम वो पेंट करेंगे। हम नेरोलैक ने अपना भी बिजनेस एक्सपैंड किया ताकि वो हम भी पेंट में इंडस्ट्री में स्ट्रांग रह सकें, ताकि जब वो आए उनको पेंट का काम किसी को देना हो तो हम इस योग्य हों कि हम उनकी गाड़ियों पे पेंट कर सकें, लाखों गाड़ी पे हर महीने हम पेंट कर सकें। तो वो एडवांटेज उनको मिल गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला एडवांटेज आपको मिल जाएगा, आप सबसे पहले मार्केट के अंदर आ जाओगे, सबसे पहले आप ग्राहक बना लोगे, राइट। अगला क्या है, ये आपकी मदद करेगा थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को पता है कि भैया पेट्रोल डीजल होने वाला है, कल को बंद पेट्रोल डीजल पे काफी जागते हैं रेस्ट्रिक्शंस, स्पेशली डीजल गाड़ी पे, तो वो स्विच कर रहे हैं क्लास किस पे, वो स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार पे, तो ईवी पे स्विच हो रहे हैं। तो आपको पता पड़ जाएगा भैया कि अगर हम पेट्रोल चलाते रहे, ईवी पे स्विच नहीं हुए, तो नियर फ्यूचर दिक्कत होगी। आज मैक्सिमम गाड़ियां ईवी पे स्विच हो चुकी हैं। अगला है टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आपको इन्वायरमेंट स्कैन कर लोगे तो फ्यूचर में जो रिसोर्सेस है उनको अरेंज कर पाओगे, उनको असेंबल कर पाओगे कि हाँ यार फ्यूचर में मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप अगर इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको चेंजेस में भी अडॉप्ट करने को मौका मिलेगा। यानी कि अगर आप पहले से स्कैन करके रहोगे ना, तो कोई भी चेंजेस अगर आता है ना, तो उसको एडजस्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, बिकॉज पहले से आपका माइंड सेट है। अगला, फ्यूचर की प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको स्कैन करोगे तो पता चलेगा फ्यूचर में क्या प्लान करना है, कैसी पॉलिसी बनानी है फ्यूचर के लिए, वो पता रहेगा आपको, ठीक है। जैसे आप पता है कि आगे जो गाड़ियां बनाएंगे वो E20 कंपेटेबल बनाएंगे हम लोग जो है, ऐसी गाड़ी बनेगी E20 पेट्रोल डलेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। और इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जब आप इतनी सारी चीजें करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्डअप करेगी, आपकी परफॉर्मेंस सॉरी अच्छी होगी। सो दीज आर द इंपोर्टेंस, दीज आर द बेनिफिट। आपको केस स्टडी दे देगा, आपको पहचानना होगा कि कौन सा इंपोर्टेंस है, और ज्यादातर ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला पॉइंट ही आपको पेपर में आता है। नाउ मूविंग टू डायमेंशंस। ध्यान रखना, इन्हीं डायमेंशंस की बात कर रहा था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल। और ये क्या है, जनरल है, ध्यान रखना, दीज आर नॉट स्पेसिफिक फोर्स, दीज आर जनरल फोर्सेस। और इट मीन्स, ये जो डायमेंशन है, इट मीन्स ऑल द फैक्टर्स और फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस। अब ये जो 5 फैक्टर्स हैं, इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा। पेपर में आपको एग्जांपल दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और उस डायमेंशन को एक्सप्लेन करो। तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस और फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है जो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। और अगर हमारी इकोनॉमी चेंज होगी तो भैया हम भी चेंज होंगे। सरकार ने जीएसटी के नए नए रेट लागू कर दिए हैं, ठीक है, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा तो
डिटेल में बताऊंगा आपको। जीएसटी में नए नए सरकार ने रेट लागू कर दिए गए, तो देखा भाई हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे कम हो रही है रूरल एरिया में, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए जीएसटी के रेट्स को कम कर दिया, कुछ चीजें फ्री कर दी, कुछ चीजों पे रेट 5% तक ले आए। A businessman must scan the economic environment, take timely actions to deal with the environment because it had direct impact on the business. क्या क्या चीजें आता है, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसी, मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल डेट या इंटरनेशनल डेट पे कोई इंटरेस्ट है, दीज आर द कॉम्पोजिशंस ऑफ या कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जीएनपी, ग्रोथ, जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी है ना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी कांस्टेंट ईयर प्राइस क्या होता है, बताओ कमेंट सेक्शन में, जीडीपी कांस्टेंट ईयर प्राइस क्या होता है और जीडीपी करंट ईयर प्राइस कौन सा होता है, कौन सा रियल कौन सा नॉमिनल, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, प्लान एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स पे सरकार जो खर्चा कर रही है, सॉरी, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो इन पॉइंट्स को पढ़ के आप समझ जाओगे कौन सा एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। अगला है सोशल एनवायरमेंट। सोशल एनवायरमेंट कंसिस्ट द कस्टम ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी का कस्टम ट्रेडिशन, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और ईमेल, इवन मेरे व्हाट्सएप पे हैप्पी टीचर्स डे का, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग इतना प्यार देते हो। मेरी तबीयत लास्ट 2 to 3 मंथ से बिल्कुल ठीक नहीं, जैसे ही वीडियो बनाना जाता हूँ गले में एक प्रॉब्लम है लेरेंजाइटिस का, वो होने लग जाता है, बोल नहीं पाता, फिर बीमार पड़ जाता हूँ, बहुत इशू। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को ना गले में ईचिंग सी हो रही है, ऐसा कर रहा है कि खास दूं बस। तो आई होप आप समझोगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ चाहे जब तक जिंदा हूं ना आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा, और टिल एग्जाम तक वैसे ही जैसे पिछले साल कराया उससे बेहतर तरीके से आपको कराऊंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में अर्ली मॉर्निंग रिवीजन हो, एमसीक्यू हो, केस स्टडी सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मॉक टेस्ट हो, सैम्पल पेपर्स हो, सब कुछ कराऊंगा। नीड योर सपोर्ट, तो अपना प्यार सपोर्ट बना के रखो, सब कुछ कराऊंगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम है, चाहे सीयूईटी हो। रिजर्वेशन ऑफ जॉब की रिजर्वेशन, माइनॉरिटी के लिए, वुमेन के लिए, हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड, ओके, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन, गर्ल एजुकेशन, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, हैबिट ऑफ इनोवेशन, हैबिट ऑफ पीपल। देखो कोई चीज, लोग जो इनोवेट कर रहे हैं अपनी हैबिट को, लोग आज ग्रो कर रहे हैं। पहले लोग जो है बस अगर अपने माता पिता से पूछो तो उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, अपनी जिंदगी आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन अब आप पढ़ लिख के जब कमाओगे ना तो अपनी खुद की लाइफ पे भी आप ध्यान दोगे कि नहीं यार मेरी खुद की पर्सनल लाइफ भी है, मुझे साल में एक ट्रिप लेनी है, मुझे अपने हेल्थ पे भी काम करना है। दीज आर कॉल्ड क्लास इनोवेशंस इन पीपल हैबिट, वो सोशल के अंदर आएगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ गया, वो टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। तो क्या क्या आता है सोशल के अंदर, एटीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट है उसको इनोवेट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं किस सेक्टर में, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वर्क फोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, शिफ्ट ऑफ, धीरे धीरे वुमेन वर्क फोर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, आजकल गर्ल्स जो है वो भी नाइट शिफ्ट की जॉब करती हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी, कंजप्शन हैबिट, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली में कितने सारे लोग हैं, वो सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, सोशल के अंदर। अगला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, सरकार बदलेगी तो उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो सरकार के बंधे हुए, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस है जो बीजेपी के बंधे हुए बिजनेस है, बीजेपी को डोनेशन देते हैं और बीजेपी उनको फायदा पहुंचाती है। सिमिलरली कांग्रेस की भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको डोनेशन देती है और इलेक्शन में उनकी हेल्प करती है, और फिर वो जीतने के बाद उन कंपनियों की हेल्प करते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या है, जो भी गवर्नमेंट अफेयर्स है, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के पास पावर है अभी, उनका रवैया क्या है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे पता है बीजेपी का रवैया क्या है और जो कांग्रेस है उनका रवैया क्या है, वही चीज है। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे 1997 में व्हेन जनता पार्टी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, 1977 है ना, 1997 नहीं है शायद, इसको ठीक कर लेना, 1977 है, ठीक है। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार के अंदर आई तो उन्होंने सारी फॉरेन कंपनीज को बोला भैया अपने अपने घर जाओ, भैया कोका कोला भी वहां चली गई,
बाद में 1991 में वो आई, लेकिन सरकार बदल गई, सरकार बोला तुम लोग अपने जाओ, सरकार बदल गई तो आपका बिजनेस ठप हो गया, सरकार आपको लाइसेंस नहीं देगी, परमिशन नहीं दी, सरकार बोलेगी यहाँ काम नहीं करना है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो सरकार का पता होना भी जरूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट है, उनकी क्या इनिशिएटिव, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन भारत, ये सारे ऐसे हैं जो क्लास एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उसको लागू करती है। जैसे स्किल इंडिया मूवमेंट है जो बीजेपी ने चालू किया, स्वच्छ भारत अभियान जो बीजेपी ने चालू किया, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। मेजर एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है, पॉलिटिशियंस का बिहेवियर क्या है, अलग अलग इकोनॉमिक इशू पे, बिजनेस पे वो क्या बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, नेचर क्या है लीडरशिप का, है ना, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो है उनकी थिंकिंग क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी का लेवल क्या है, मतलब कुल मिला के जहां पे भी सरकार की बात आएगी, एजेंसीज के साथ उनका कैसा कनेक्शन है, और इवन क्लास ध्यान रखना फॉरेन रिलेशन, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री का जो फॉरेन रिलेशन है, अब इंडिया का यूएस के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, सरकार कौन सी है देश के अंदर। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, सरकार कौन सी चला रही है, मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी किसकी है, वो भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। अगला है लीगल एनवायरनमेंट। आप जो है वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करोगे जहां भी आपका बिजनेस हो। मैकडी इंडिया में बिजनेस करता है, इंडिया में वो बीफ का बर्गर नहीं बेचता, बट आप चले जाओ बाकी कंट्रीज में, हांगकांग में चले जाओ तो वहां बीफ का ही बर्गर जो है वो बेचता है। उसको पता है कि यार यहाँ की ऑडियंस को ये चाहिए तो हम ये देंगे, वहां की ऑडियंस को ये चाहिए ये देंगे, क्योंकि या फिर ऑडियंस छोड़ो, जो लॉ है वो लॉ अलाउ नहीं करता उसको इस चीज को करने नहीं करेंगे। इंडिया में टीवी में ये वाला ऐड नहीं दिखेगा तो वो नहीं दिखेगा, लॉ है। बाहर कंट्री में दिखेगा वो चलेगा, वहां दिखाओ यहाँ मत दिखाओ। तो जो लीगल इन्वायरमेंट है वो बेसिकली बात करता है लॉ की, जितने भी लेजिस्लेटिव एक्ट बने हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किया, जितने भी एक्ट है, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, लीगल पॉलिसी एंड लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें एक्ट जहां भी मिल जाए, दो चीज पकड़ लेना, एक कोर्ट ऑर्डर, पहला है कोर्ट ऑर्डर, दूसरा है एक्ट। ये दो चीजें जहां भी मिल जाए समझ जाना ये कौन सा एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट। जैसे नो अल्कोहल ऐड हियर, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे अल्कोहल का ऐड नहीं होगा। यहाँ पे आप जब मूवी देखने जाते हो तो पहले इतने सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, गुटखा, तंबाकू, इन सब का, वो क्या है, लीगल एनवायरनमेंट, उनको दिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है। बच्चों के खाने में लिखा रहता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, सिगरेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स, तो ये सब क्या है, लीगल है भैया, ये दिखाना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा, लीगल इन्वायरमेंट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट बेच रहे हो तो भैया ये आपको लिखना पड़ेगा अपने डब्बे पे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वेंडिंग मशीन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, मेट्रो बुलेट ट्रेन भी देखो इंडिया में धीरे धीरे आने वाला है, चैट जीपीटी हो गया, आर्टिफिशियल लर्निंग हो गया, आजकल ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग होती है, ऑनलाइन बैंक खाते खुल जाते हैं, खाना एक एक साल तक स्टोर हो जाता है, आप गर्म पानी में डाल के रेडी टू ईट, रेडी टू मेक फूड, आप जाते हो गर्म पानी में डालते हो, खाना तैयार हो जाता है बन के, 5 मिनट में शाही पनीर तैयार। तो भाई ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल, लेजर ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिजिटल वॉचेस आजकल आ रहे हैं जो ट्रेडिशनल वॉचेस को छोड़ रहे हैं, फोटोकॉपी, कार्बन पेपर, आजकल पहले कैमरा आता था, आजकल फोन खुद ही कैमरा है, फोन के अंदर ही 1.5-2 लाख 1-1 लाख के फोन आ रहे हैं, इसके अंदर खुद ही कैमरा है, घड़ियां भी फोन के अंदर आ रही है। तो आजकल मतलब बहुत, आजकल जो घड़ी चल रही है वो आपका हार्ट बीट को, पल्स रेट को मोबाइल से कनेक्ट होता है, हाथ से ही फोन उठा लेते हैं लोग। ये जो चीजें चल रही हैं सब क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कर्व टीवी आ रही है आजकल, ऐसी टेढ़ी टीवी आ रही है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। तो जहां भी साइंटिफिक इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। जैसे डिजिटल वॉचेस आया तो ट्रेडिशनल वॉचेस का धंधा बंद हो गया, एलईडी टीवी आई है ना जो पुरानी टीवी को रिप्लेस कर देती है, फोटोकॉपी मशीन आई, लाइट्स आजकल एलईडी चल रही हैं, आईटी सेक्टर में रिफॉर्म, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, लेजर ऑपरेशंस, है ना। इवन एजुकेशन में भी देखो ना, आज घर बैठे बैठे आप अच्छे से अच्छे टीचर्स से पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पॉसिबल है। अगर ये ना हो तो शायद मैं तुम्हें अच्छे से ना दिखा पाऊं, विजुलाइज चीजों को ना करा पाऊं। सो दीज आर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये 5 एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट, राइट। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है।
डीमोनेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है? 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 2000, सॉरी 500 और 1000 के नोट चलते थे पहले, अगर आपको याद हो, ये अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ये रद्दी है, कागज है, बेकार हो गया। अब मेरे पास 500 था, मैंने न्यूज देखा, भाई बेकार हो गया, मैं उस 500 को लेके चला गया दुकानदार के पास, मैंने कहा भैया मुझे राशन दे दो। दुकानदार ने भी न्यूज देखी है, दुकानदार कहता भैया ये तो बेकार है, 500 का नहीं लूंगा, मैं तो 50 का, 100 का लूंगा, या 20 का लूंगा, 10 का लूंगा। मतलब 1000 के लिए नहीं, 1000 और 500 सरकार ने बंद कर दी। दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन, जब एग्जिस्टिंग नोट को सरकार क्या करती है, रद्द कर देती है। अब सर ये 500 रुपए तो मेरे बेकार हो गए, और मेरे पास तो 50 लाख रुपए हैं 500 के नोट के, तो मैं जाके उसे बैंक को दूंगा और बैंक मुझे नए नोट दे देगी, 500 के नए वाले, और 1000 की जगह 2000 के नए वाले। तो इन 500 और 1000 के नोट को बंद करके नए 500 और 2000 के नोट को लागू कर दिया गया। फिर बाद में 2000 वाले नोट को भी धीरे धीरे बंद कर दिया। आज हाई डिनोमिनेशन नोट जो है वो 500 का ही है, राइट। तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डीमोनेटाइजेशन, 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया महात्मा गांधी सीरीज के, और अनाउंस कर दिया गया नए नोट ऑफ 500 और 2000, और 105 लोगों की इसमें जान चली गई। लोगों का पैसा था पर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब बैंकों में लंबी लंबी लाइन, किसी की शादी, किसी का कुछ, किसी का लेना, किसी का देना, किसी ने कोई सामान खरीदा, सेटलमेंट, बहुत बुरा इंपैक्ट हुआ, कईयों की जॉब चली गई। अब 105 लोगों की इसमें डेथ हो गई है ना, ट्रॉमा से, लाइन में लगने से। डिमोनेटाइजेशन ना छोटी छोटी बिजनेस को बंद कर दिया, कई सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस थे वो बंद हो गए, लगभग भारत में 15 लाख लोगों की जॉब चली गई। 500 और 1000 के नोट ना 86% थे। अगर पूरे देश के अंदर 100 नोट है, उसमें से 86 नोट अगर बेकार हो जाएं तो बचा कितना फिर? सिर्फ 14 नोट, वो भी 50 के। कितनी पेमेंट करोगे 50 के, 100 के? ठीक है, नोट से 200 का भी नहीं था उस टाइम पे। तो सर्कुलेशन में थे। डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर माना जाता है, इसीलिए बीजेपी कभी भी डिमोनेटाइजेशन का प्रचार नहीं करती कि हमने जी ये कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रचार वो करती है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन नहीं करती, क्योंकि वहां पे 99.3% पैसा जो है वो मार्केट में वापस आ गया बैंकों के थ्रू। तो लोगों ने अपना पुराना नोट बैंक में जमा किया धीरे 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 धीरे, और फिर बैंक में वो पैसा वापस आ गया। सरकार ये सोच रही थी कोई ऐसा अमीर बंदा होगा जिसने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए पुराने 500 और 1000 के नोट में रख रखे होंगे, जब उसका वो बेकार होगा तो वो बैंक में आएगा देने के लिए, पकड़ लेंगे उसे, तेरे पास कहां से आया इतना पैसा बता। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो जो 100 करोड़ 50 करोड़ है वो गरीबों को देना चालू किया धीरे 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 धीरे। बैंक मैनेजर को पकड़ा, बोला कि भाई मैं तुम्हें चुपके से पैसे दे दूंगा, तुम मुझे नए नोट दे देना, सर्कुलेशन में बिना आए, सरकार की नजरों में। मैनेजर को खूब पैसा कमाया बैंक वाले ने उस टाइम पे, अमीर लोगों का ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया कि भाई पुराने नोट अगर 500 दोगे तो नए नोट तुमको 300 मिलेंगे या 400 मिलेंगे। तो ठीक है, सरकार से सरकार को क्यों देना टैक्स, अपना ऐसे कर लो। तो डिमोनेटाइजेशन से काफी फायदा जो है वो अमीरों को हुआ, जबकि उनको पकड़ना सरकार का मेन मोटो था। एम सरकार की अच्छी थी, इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। लाइन में अमीर नहीं लगे, लाइन में गरीब ही लगे एट द एंड, अमीरों के बिहाफ में। तो एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एम क्या था? करप्शन को खत्म करना। लोग जो घूस लेते हैं ना, वो देखना कैश में ही लेते हैं, घर में कैश इकट्ठा करके रखते हैं, बैंक में जमा नहीं करते, तो भैया कभी ना कभी पकड़े जाएंगे वो। तो इसीलिए सरकार का मेन मोटो था कि इलीगल एक्टिविटी को रोकना, करप्शन को रोकना, ब्लैक मनी जो इकट्ठा होती चली जा रही है। मेरी इनकम 100 रुपए, मैं सरकार को 70 बता रहा हूँ, 30 रुपए छुपा ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड इनकम। तो भैया इसको पकड़ना था, बाहर लाना था। टेरर फंडिंग, आतंकी हमले में कैश का इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट करने के लिए आतंकवादियों को। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, 100 की इनकम में 70 दिखाई तो 30 रुपए टैक्स बचा लिया, उसको रोकना। और कैशलाइट या कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना कि आप कैश से ट्रांजेक्शन मत, सारा काम ऑनलाइन करो ना, सीधा पेमेंट। तो उस टाइम पे पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, भीम पे, भारत पे जो भी था, उन सबको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सब लोग जो है वो ऐप डाउनलोड करने लगे और वहां से पेमेंट करने लगे, तो उनका काफी फायदा हुआ। तो ये एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी था इन कंपनीज के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट का काम करती हैं। तो ये डिमोनेटाइजेशन एम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एम। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो मनी और इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 से भी ज्यादा। तो कैश ट्रांजेक्शन कम हो गया, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, और फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो गया, है ना। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ, लोगों की प्राइवेट हेल्थ डिक्लाइन हो गई। हाई डिमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न एज रियल स्टेट प्राइस फॉल, तो रियल स्टेट का प्राइस जो है फॉल हो गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। डिजिटाइजेशन, धीरे धीरे कंट्री डिजिटाइजेशन हो गया, नए नए यूजर बनने लगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, बैंक खाते लोगों के खुलने लगे। रियल स्टेट के प्राइस घट गया, और सरकार का टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि लोग छुपा नहीं सकते थे, उनको दिखाना ही था। अब धीरे धीरे ऑनलाइन करोगे सारी की सारी चीजें तो दिखेंगी। लाइक मैं अगर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता 100 बच्चों को, हर बच्चों की फीस 100 रुपए है, तो 10,000 रुपए कमाता। अब 10,000 रुपए, 10,000 में से 7,000 मुझे कैश मिला,
और 3000 मुझे मिला मेरे यूपीआई में। तो ये 3000 सरकार को दिख रहा है, ये मैं छुपा लूंगा, ये सरकार को नहीं दिखेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 10,000 मेरे अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ, तो सारा यूपीआई में आ रहा है, सारा मेरे अकाउंट के अंदर आ रहा है, तो मैं सरकार से छुपा नहीं सकता, तो मैं पूरे 10,000 पे टैक्स दूंगा। पहले मैं 3000 पे टैक्स दे रहा था, अब मैं 10,000 पे टैक्स दूंगा। तो सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, लोग धीरे धीरे ऑनलाइन में आने लगे, ऑनलाइन पेमेंट करने लगे, लेन देन दोनों ऑनलाइन से होने लगा। ये इंपैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का। ओके, तो ये रहा, देखो नए नए नोट आ गए, 2000 के, पुराने 500 के नोट खत्म हो। डिमोनेटाइजेशन हैज बीन डन वेरियस कंट्री, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ नॉलेज के लिए, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। डिमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में भी हुआ था 1946 और 1978 में भी हुआ था, ठीक है। तब वो नोट बड़े बड़े नोट थे, 10,000 के नोट थे, जो सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए थे, आम जनता के पास नहीं थे, उनका डिमोनेटाइजेशन हुआ। लेकिन 8 नवंबर 2016 को पहली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो उन नोट्स का हुआ जो जनता के पास थे, जिसकी वजह से जनता को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए इतना पॉपुलर हो गया केस ये। आरबीआई ने फिर 2000 के नोट भी विड्रॉ कर लिया बाद में, कि भाई ये नोट भी बंद करो, लोग इसका भी इकट्ठा कर रहे हैं, और ये इकट्ठा करना और आसान है, कम जगह में ज्यादा पैसे, एक गड्डी में 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे सीधे। तो एक 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बहुत छोटी बात है। सरकार ने फिर इसको बंद कर दिया, और फाइनली 500 के नोट अब हाई डिनोमिनेशन नोट है, जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 का ही है। ओके, चलो, तो फाइनली हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लर्न करो। इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर करा दूंगा जो भी आपके प्री बोर्ड में या फिर मिड टर्म में आ रहे हैं, मैं अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी। तो प्लीज वीडियो को देखो, कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ। एसपीसीसी ऐप पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इवन हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप सारे नोट्स ले सकते हो, 7003656525। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।